तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। आज एक लोकसभा चुनाव को लेकर के एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को सारी की सारी सीटें मिल सकती हैं। आप सोच रहे होंगे वो राज्य कौन सा है। पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस राज्य से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों ने एक सीट छोड़कर बाकी सारी सीटें जीत ली थी और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये राज्य वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए पिछले 3 महीने में 6 बार जा चुके हैं और अभी पिछले दिनों श्रीलंका को दिए गए एक द्वीप का भी कंट्रोवर्सी उछाल चुके हैं। बनारस से कई ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं और बनारस का कनेक्शन इस राज्य से जोड़ा जाता रहा है। बनारस वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहां से ट्रेन शुरू की गई। वहां पर इस राज्य के लोगों का संगम कराया जाता है, मतलब सम्मेलन कराया जाता है और इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ये राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पर इस राज्य में जो व्यक्ति कर रहा है वो पहले आईपीएस अफसर रह चुका है, बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ उम्मीद भी कर रही है। आप सोच रहे होंगे राज्य कौन है और शायद आपने अनुमान भी लगा लिया हो। जी हाँ, ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं और एक सीट पौंडीचेरी, पुडुचेरी बोलते हैं उसे, एक सीट वहां से आती। इस तरह से 40 सीटें हुई। पिछले चुनाव में इन 40 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जीती थी। एक सीट विपक्ष ने, मतलब इंडिया गठबंधन के विपक्ष ने जीती थी। जो विपक्षी गठबंधन था एनडीए, उसने एक सीट जीती थी और जीतने वाली पार्टी थी एआईडीएमके। तो ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि मोदी जी जो 400 सीटों की बात कह रहे हैं, 400 सीटें पार, अपनी पार्टी के लिए 370 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें इस राज्य के योगदान की सबसे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अगर यहां से योगदान नहीं होता है तो 370 पहुंच पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। यहां तक कि अगर इस राज्य से कुछ सीटें नहीं मिलती तो मैं तो कहूंगा कि 300 सीटों का आंकड़ा छूना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहां तक कि 272 अगर आ जाती हैं तो बड़ी बात रहेगी। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूं। और इस राज्य में खास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर पिछले कई दशकों से दो पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन आपस में लड़ते रहे। पार्टियां ढेर सारी रही, लेकिन सामने दो पार्टियों का गठबंधन रहता है, एक डीएमके का, एक एआईडीएमके का। लेकिन इस बार जो है वो तस्वीर थोड़ा बदली हुई है। इस बार पहली बार तमिलनाडु में 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक गठबंधन डीएमके का है, दूसरा गठबंधन एआईडीएमके का है और तीसरा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का। वैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ चुनाव लड़ती रही है। 2014 में उसने एक सीट भी जीती थी जब वहां पर 37 सीटें एआईडीएमके ने जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्य कैसे इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है दो लिहाज से। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट्स घोषित कर रखे हैं, 370 सीटें और 400 पार एनडीए के लिए, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा वहां की लोकल पॉलिटिक्स। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 3 गठबंधन और इसके चलते चुनावी परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ है।
जो आमने सामने की लड़ाई होती थी, इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। अब त्रिकोणीय लड़ाई में फायदा किसे मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? घाटे में कौन रहेगा? क्या कोई यहां क्लीन स्वीप भी कर सकता है जैसे पिछली बार हुआ? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम आगे की बातचीत पे करेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं गठबंधन में कौन कौन है। जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन तमिलनाडु के लिए कोई नया नहीं है। जो पार्टियां डीएमके के गठबंधन में तमिलनाडु में रहती थी, वो सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है। तो पुराना गठबंधन हुआ एक तरह से। तो इस गठबंधन में एक तो डीएमके है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है और एक पार्टी है वीसीके, विदुथलाई तिरुथैगल काची, और एक पार्टी है एमडीएमके, मारूम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और एक पार्टी है केएमडीके, कोंगू मक्कल डेसिया काची। तो इस तरह से 6 पार्टियां इंडिया गठबंधन में है तमिलनाडु में। एआईडीएमके का जो गठबंधन है उसमें एक तो एआईडीएमके है, फिर देशिया मुरपोकू द्रविड़ कड़गम डीएमडीके, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीएम और पुथिया तमिलगम काची पीटी। तो 4 पार्टियां एआईडीएमके के गठबंधन में है। अब बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें भी 4 पार्टियां हैं। बीजेपी, पीएमके मतलब पत्तली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस एम और अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम एएमएमके। तो 4 पार्टियां इसमें हैं। अब एक आंकड़े पर और नजर डाल लेते हैं। पिछले चुनाव में किसको क्या वोट परसेंटेज क्या था? तो पिछले चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी उनका कुल मिलाकर वोट परसेंटेज 52.5 था और एआईडीएमके का जो अभी गठबंधन है उसका वोट परसेंटेज 21.3 था और बीजेपी का जो एनडीए है इस समय उसका वोट परसेंटेज 9.4% था। और एक खास बात और आपको बताएं कि 1996 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब डीएमके का वोट परसेंटेज 30 को क्रॉस किया है, 33% के आसपास रहा। तो डीएमके को यहां रहे 33.1% 2019 में, कांग्रेस को 12.5%, सीपीआई को 2.4%, सीपीएम को 2.3%, वीसीके को 1.2% और आईयूएमएल भी पिछली बार लड़ी थी इसी गठबंधन में, इसको रहे 1.1%। और इसमें कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 8 जीती थी, 1 सीट हार गई थी। डीएमके जितनी सीटें लड़ी थी सारी जीती थी। सीपीआई 2 सीटों पर लड़ी, दोनों जीती। सीपीएम 2 सीटों पर लड़ी, दोनों जीती। वीसीके 1 सीट पर लड़ी, 1 जीती। और आईयूएमएल 1 सीट पर लड़ी, जीती। पुडुचेरी में कांग्रेस लड़ी थी इसी गठबंधन के तहत और कांग्रेस जीती। तो इस तरह से 40 सीटें हुई पुडुचेरी और तमिलनाडु मिलाकर के, जिसमें 39 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और एक मात्र सीट दूसरे विपक्षी गठबंधन मतलब एआईडीएमके को मिली थी। और इतनी खराब स्थिति एआईडीएमके की बहुत दिनों बाद, चूंकि जयललिता के न रहने के बाद जो स्थिति पार्टी की हुई, पार्टी में सिर्फ फुटोवल हुई। 2016 में जयललिता नहीं रही थी, तो जयललिता के न रहने के बाद पार्टी में सिर्फ फुटोवल होना, उसके बाद पार्टी बट जाना, पार्टी बटने के बाद जो आपसी लड़ाई हुई वो होना, पनीर सेल्वम और पनीर स्वामी इनके बीच की लड़ाई, और इसके बाद सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर के लड़ाई। और इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को घूस देने की कोशिश की गई पार्टी का जो सिंबल था 2 पत्ती हासिल करने के लिए, और उसमें एक नेता जेल में भी रहा। दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज हुआ। तो ये पूरा किस्सा 2016 के बाद एआईडीएमके के साथ हुआ। इसके चलते एआईडीएमके की जो छवि थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई और एआईडीएमके की स्थिति आज की तारीख में भी इस ऐसी नहीं मानी जा रही है कि वो कोई इंपैक्ट इन चुनाव में डाल पाने की स्थिति में।
हालांकि उनका गठबंधन ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और एआईडीएमके 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये जो अभी आप बातें करेंगे आगे, उनमें ऐसा नहीं लगता है कि एआईडीएमके कोई बहुत खास इम्पैक्ट डालने वाली है इसमें। अब एआईडीएमके का वोट परसेंटेज 19.1% रहा था और 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक जीती थी। डीएमडीके का 2.1%, बीजेपी का 3.6%, पीएमके का 5.3%, तमिल मनीला कांग्रेस का 0.5%, एसडीपीआई का 0.1%। ये 2019 का सिनेरियो था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण है क्या या क्या हो सकता है। एक चीज और आपको बता दें, 1996 के बाद से यहां की मेजॉरिटी सीटें जीतने में डीएमके और एआईडीएमके, यही दो पार्टियां रही जिन्होंने यहां की मेजॉरिटी सीटें जीती। और एक और खास बात, इनमें से ही कोई गठबंधन, अगर छुटपुट इधर उधर कोई पार्टियां, टीएमसी वगैरह इस तरह की पार्टियां, टीएमसी मतलब तमिल मनीला कांग्रेस, इस तरह की पार्टियां खड़ी भी हुई, एमडीएमके और इस जो पार्टियां होती हैं तो खड़ी भी हुई, तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। तमिल मनीला कांग्रेस जरूर 2-3 सीटें निकालती रही है। मूपनार साहब की पार्टी थी। 1996 में चिदम्बरम भी इसी पार्टी से जीते थे। जी के मूपनार और चिदम्बरम भी इसी पार्टी से जीते थे। पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उस समय वो कांग्रेस छोड़ करके तमिल मनीला कांग्रेस बनाई गई थी। जयललिता की मौत के बाद ये जो है 1996 में जरूर एआईडीएमके को 7.6% वोट मिले थे। उसके बाद कभी इतनी खराब हालत नहीं हुई कि एआईडीएमके को इतने कम वोट मिले हों। 19% वोट, जो 1996 के बाद से लोएस्ट वोट है। तो ये एआईडीएमके की कहानी है। और डीएमके पहली बार, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 2019 में पहली बार वो 30% के बार को उसने क्रॉस किया और 33.1% वोट हासिल किए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इनको अगर देखें, सारी चीजों को देखें, तो इसमें पिछली बार का एक आंकड़ा और देखना चाहिए समझने के लिए। जो चुनाव 39 सीटों पर, तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें जीत का मार्जिन क्या रहा, इससे भी एक अनुमान लगेगा कि वहां डीएमके के अलायंस को हराने के लिए, मतलब इंडिया अलायंस को हराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या उतनी मेहनत या वो चुनौतियां, वो चैलेंजेस कोई उनको पार पा पाएगा। तो ये समझने के लिए कि इनके कितना, तो जो 38 सीटें जीती थी 39 में से, उसमें से 22 सीटों पर 20% प्लस का मार्जिन था। 22 सीटों पर 20% प्लस का मार्जिन और 12 सीटों पर 10 से 20% का मार्जिन। ये मार्जिन बहुत बड़े। 4 सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन 10% से कम थे, जिसमें तिरुपुर में लगभग 10%, 8.34%, धर्मपुरी में 5.78%, वेल्लोर में 0.8% और चिदम्बरम में 0.28%। ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन 10% से कम था। उनमें भी 2 सीटें ऐसी थी जिनमें मार्जिन बहुत ही कम था। वो 2 सीटें वेल्लोर और चिदम्बरम। तो अब इस बार की कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ये भी समझना चाहिए अपने को। तो डीएमके 22 सीटों पर लड़ रहा है, कांग्रेस 9 सीटों पर, पिछली बार भी 9 सीटों पर लड़ी थी, सीपीआई 2 सीटों पर, सीपीएम 2 सीटों पर और अदर्स जो दूसरी पार्टियां हैं वो 4 सीटों पर। मतलब 4 पार्टियां ये हो गई, 2 पार्टियां और बची, वो 4 सीटों पर लड़ रही। अब एआईडीएमके के अलायंस में क्या हो रहा है, एआईडीएमके 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और डीएमडीके 5 सीटों पर और अदर्स जो बाकी 2 पार्टियां बची वो एक सीट पर। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में क्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, टीएमसी 3 सीटों पर
टीएमसी जब हम कहते हैं तमिल मनीला कांग्रेस, वो दीदी वाली पार्टी नहीं, पीएमके 10 सीटों पर और एएमके 2 सीटों पर। पनीर सेल्वम जो एआईडीएमके के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट इसी खेमे की तरफ से लड़ रहे हैं, और अन्य पार्टियां जो है वो बाकी सीटें हैं उन पर लड़ रही हैं। 4 ऐसी सीटें भी हैं, 4 ऐसी सीटें बीजेपी के अलावा जो इस गठबंधन की पार्टियां उनकी हैं, जो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक तरह से बीजेपी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये तो सीटों का गणित हुआ। अब क्या हो सकता है त्रिकोणीय चुनाव में? त्रिकोणीय जब हो गया वहां पर, तो क्या हो सकता है? जैसा मैंने आपको कहा कि एआईडीएमके की स्थिति ये नहीं है कि वो डीएमके गठबंधन को उसके लिए चुनौती बन सके और उसको हरा सके। तो दूसरा सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी या गठबंधन डीएमके को हरा सकता है, डेंट मार सकता है? और यही वो सवाल है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जिसका जवाब तो हमें 4 तारीख को मिलेगा, 4 जून को, जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन इसके जवाब 19 तारीख को ही मशीनों में कैद हो जाएंगे, क्योंकि पहले चरण में ही सारी सीटों पर चुनाव तमिलनाडु में हो रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकते हैं? देखिए, ये माना जा रहा है कि एआईडीएमके का वोट जो 19% था पिछली बार, उस वोट में बीजेपी सेंध लगाएगी। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री वहां गए तो एमजी रामचंद्रन की तारीफ कर रहे थे, जयललिता की तारीफ कर रहे थे। हालांकि अन्नामलाई जो वहां के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बार जयललिता के खिलाफ बात कही थी। उस समय एआईडीएमके एनडीए में थी, लेकिन एआईडीएमके ने उस समय एनडीए से नाता तोड़ लिया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ 10, 12, 15 महीने पहले की बात होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ना कोशिश की एआईडीएमके को साथ लाने की, और उसने अपना मोर्चा बनाने की वहां कोशिश की, और इस कोशिश के तहत प्रधानमंत्री वहां कई बार गए, और पिछले दिनों उनके दौरे बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगे। जैसे मैं आपको बताया, 2.5-3 महीने में 6 बार जा चुके हैं। तो मतलब इस साल 3 महीना मान लीजिए, 3 महीना ही है, आज 4 तारीख है, तो 3 महीने में वो 6 बार गए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रायोरिटी पे उसको रख रखा है, और वो वहां से उम्मीद भी करते हैं। जब 2014 का चुनाव था तो कन्याकुमारी सीट उन्होंने जीती थी। इस बार उन्होंने तेलंगाना की राज्यपाल को इस्तीफा दिला के वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। अन्नामलाई खुद कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सिनेरियो पे बात करते हैं, क्या हो सकता है, एआईडीएमके का वोट कैसे बढ़ सकता है? अगर मान लीजिए कि 7% वोट एआईडीएमके का भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए, जिसकी कोशिशें चल रही, एमजी रामचंद्रन की बात करके, जयललिता की बात करके उसकी कोशिशें चल रही, लेकिन 7% वोट अगर आएगा तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और डीएमके गठबंधन पूरी की पूरी सीटें वहां की निकाल लेगा। अगर 10% वोट वो ले आते हैं एआईडीएमके का, मतलब जो उसका 19% है, उसका लगभग आधा वोट बीजेपी ले लेती, तो भी कोई भी सीट निकालने की स्थिति में बीजेपी वहां पर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना आप डीएमके कितनी मजबूत पोजीशन में है? वहां पर डीएमके अलायंस कितना मजबूत पोजीशन में है। और अगर भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके का 14%, मतलब 19% जो वोट है उसका नहीं, मतलब 19% में जो वोट आया, टोटल वोट आया, अगर जो वोट तमिलनाडु में जो मिलता है इसको एआईडीएमके को 19% मिला पिछली बार,
14% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी ले आए, जो एआईडीएमके के खाते से निकल जाए, मतलब एआईडीएमके का 5% ही रह जाए, ऐसी इतना वोट काटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां डीएमके को डेंट दे पाने की स्थिति में नहीं होगी। डेंट मेरा मतलब है 1-2 सीटें भी खिसकाने की स्थिति में नहीं होगी। अब एक सिनेरियो और देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इंडिया ब्लॉक का भी वोट काटे, जिसमें डीएमके है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस है और भी जो पार्टियां, 2 पार्टियां और हैं वो भी, अगर इनका वोट काटे और 10% वोट काट ले इनका, तो क्या होगा? अगर 10% वोट इंडिया ब्लॉक का काटे बीजेपी गठबंधन और 7% वोट काटे एआईडीएमके का, तो वो एक सीट निकालने की स्थिति में आ सकता है। अब मान लीजिए 10% वोट एआईडीएमके का काटे और 10% वोट इंडिया ब्लॉक का भी काटे, तब क्या होगा? तो जो गुणा गणित करके निकल के आता है वो 3 सीटें जीत सकते हैं। अब अगर वो 14% एआईडीएमके का वोट ले आए और 10% इंडिया ब्लॉक का काट ले, तब जाकर के 7 सीटें बीजेपी का ब्लॉक जीत पाएगा। ये स्थिति तमिलनाडु की है। तो जो स्थितियां, जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, इसमें बीजेपी के लिए वहां से सीटें लाना, सीटें बढ़ाना, डीएमके और इंडिया ब्लॉक को डेंट देना, उनकी सीटें छीनना, ये बहुत बड़ा काम है जिसकी संभावना बहुत कम है। देखिए, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम। जो प्री पोल सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वेज में भी 1-2 सर्वे में तो ये बताया गया है कि डीएमके क्लीन स्वीप करेगा, 39 की 39 सीटें, और पौंडचेरी की सीट कांग्रेस को, मतलब 40 की 40 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे राज्य हैं इंडिया ब्लॉक के लिए भी जहां पर 100% सीटें इंडिया ब्लॉक ला सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके टॉप नेतृत्व मोदी जी और शाह जी, उनकी जो कोशिशें होती हैं, उनके जो तरीके होते हैं, उनका जो प्रबंधन होता है, और जितना मेटिकुलसली वो सारी चीजों को प्लान करते हैं चुनाव की, और जितनी गंभीरता के साथ प्लान करते हैं, और जितनी गंभीरता के साथ कैंपेन के इश्यूज तय करते हैं, उन सबको देखते हुए उनको हल्के में तो नहीं आंका जा सकता, किसी को नहीं आंकना चाहिए। और अगर वो वहां पर कोई करतब दिखा दे, जैसे बंगाल में पिछली बार हुआ, 18 सीटें जीत के लाए, अब मान लीजिए वहां 10 सीटें भी आ जाएं, तो इंडिया ब्लॉक का थोड़ा बहुत जो दिखता है वो गड़बड़ा जाए। अगर तमिलनाडु में ऐसा हो जाता है तो पूरे देश में सोचिए क्या होगा। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी इसी बात की ज्यादा है कि तमिलनाडु प्लस पौंडचेरी की 40 सीटें इंडिया ब्लॉक जीतने की कुवत रखता है, और इसकी संभावना सबसे प्रबल है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, और फिर किसी दिन किसी और राज्य की बात करेंगे, और फिर एक ऐसा राज्य लेकर के आएंगे, उसकी एक एक सीट, एक एक पार्टी पर बात करेंगे। और अभी कोशिश होगी कि हम पहले चरण के राज्यों में, जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, और फिर छुटपुट जो जगह है, असम वगैरह, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में, किसी वीडियो में, अगले वीडियो में हो सकता है कुछ और बात करें, किसी वीडियो में जल्दी ही उन फर्स्ट फेज की बाकी सीटों के बारे में बात करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी बात अच्छी लगती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।
इससे हमको ताकत मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा कि भाई लोग हमारी बात सुन करके अपनी राय भी दे रहे हैं। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो इसे दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। अपने मित्रों परिजनों के बीच इसका लिंक शेयर कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमारे समर्थक बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें ताकत भी मिलेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर।